हेलो एवरीवन, मैं दिलीप शर्मा। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं आज एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के यदि हम सिलेबस की बात करेंगे, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में पीएटी एग्जाम की बात करेंगे तो फर्स्ट यूनिट पे आपको पढ़ाया जाता है दूध दोहन की विधियां, मेथड ऑफ मिल्किंग। ओके, हर साल इस यूनिट से कम 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो उस टॉपिक को मैं कवर करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं उन्हीं पॉइंट पे डिस्कस करूंगा जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम पे पूछा जा चुका है और आगे पूछा भी जा सकता है। ओके, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ मिल्किंग, दूध दोहन की विधियां। ठीक है, दूध दोहन की विधियों की बात करेंगे। क्या है, इसे 2 तरीके से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे जितना भी कॉन्सेप्ट है ये सारा का सारा मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे याद रखिएगा, वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हैंड मेथड, मेथड्स ऑफ मिल्किंग, दूध दोहन की विधियां, इसको 2 तरीके से क्लासिफाई करेंगे। एक होता है हैंड मेथड जिसे हम कहते हैं हस्त विधि, और दूसरा जो होता है मशीन मेथड। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करना चाहेंगे हैंड मेथड। ओके, हस्त विधि। हस्त विधि में क्या होता है, इसमें हाथों के द्वारा दूध दोहन का कार्य किया जाता है। ठीक है, जनरली सभी जानते हैं, जितने भी गौवंशी पशु हैं घर पे आपने देखा होगा या फिर गांव में भी देखे होंगे कि गाय को किस तरीके से हाथों से दूध दोहन का कार्य किया जाता है। उसी साइंटिफिक वे पे जो हम बुक पे पढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उन क्वेश्चन पे आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, तो हस्त विधि को 2 तरीके से बांटा गया है। एक होता है वेट मेथड, वेट मेथड को बोलते हैं नम विधि, और जो ड्राई मेथड होता है उसको बोलते हैं शुष्क विधि। यहां से भी क्वेश्चन देखा गया है कि हाथों से यदि दूध दोहन का कार्य कर रहे हैं, एक होता है जो गीले हाथों से, कहने का मतलब इसे भींगी विधि, नम विधि या तर विधि भी कहते हैं। तो गीले हाथों से पानी लगा करके, कहने का मतलब समझ रहे हैं, तो गीले हाथों से दूध दोहन का कार्य करना, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कहने का मतलब उसमें जीवाणुओं का संख्या बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे या फिर अच्छे ढंग से दूध दोहन कार्य नहीं हो पाएगा। लेकिन जो शुष्क मेथड है उसमें दूध में किसी प्रकार का जीवाणुओं का या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो यहां पर यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि कौन सा है, तो यहां पर आंसर लगाएंगे क्या, शुष्क विधि। ठीक है, सूखे हाथों से दूध दोहन का कार्य करना। इसी कारण यहां पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि दूध दोहन के लिए सबसे बढ़िया या सर्वोत्तम विधि कौन सा है, तो आंसर यहां पे क्या लगाएंगे, ड्राई मेथड। क्लियर हुआ। यहां पर हम अब देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स। हैंड मेथड को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। एक होता है नकलिंग मेथड, दूसरा होता है स्ट्रिपिंग मेथड, और तीसरा होता है फुल हैंड मेथड। क्लियर। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में नकलिंग को क्या बोलते हैं, अंगूठा विधि कहते हैं, और यदि हम स्ट्रिपिंग की बात करेंगे तो स्ट्रिपिंग को कहते हैं क्या, चुटकी विधि, और फुल हैंड की बात करेंगे तो फुल हैंड को कहते हैं पूर्ण हस्त विधि के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अंगूठा विधि, फर्स्टली एमपी पीएटी की बात करेंगे तो डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछा गया, हमारे छत्तीसगढ़ पीएटी में तो नहीं आया है। तो बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे कि होता क्या चीज है, अंगूठा विधि। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा। नकलिंग मेथड में क्या होता है, थनों को अंगूठे एवं 4 उंगलियों के बीच दबाकर दूध दोहन का कार्य किया जाता है। यदि ये टिट्स है, यदि ये थन है, तो इसमें अंगूठा विधि में क्या है, थन को अंगूठे एवं 4 उंगलियों के बीच। तो यदि टिट्स है तो थन को अंगूठे और 4 उंगलियों के बीच, जब थन को, ये टिट्स है, इसको अंगूठे और 4 उंगलियों के बीच दबाकर जब दूध दोहन का कार्य किया जाता है तो उस मेथड को बोलते हैं क्या, नकलिंग मेथड या अंगूठा विधि। रही बात दूसरी जो मेथड है स्ट्रिपिंग मेथड, चुटकी में क्या है, अंगूठे और ये प्रथम 2 उंगलियों के बीच, अंगूठे व प्रथम 2 उंगलियों के बीच जब थन को दबाकर दूध दोहन का कार्य किया जाता है तब उस मेथड को कहते हैं स्ट्रिपिंग मेथड। देन नेक्स्ट वन इज फुल हैंड मेथड, जिसे बोलते हैं पूर्ण हस्त विधि। ये हो गया हथेली, पाम को यूज करते हैं हथेली और 4 उंगलियों के बीच।
जब हथेली और 4 उंगलियों के बीच थन को दबाकर दूध दोहन का कार्य किया जाता है तब उसे कहते हैं पूर्ण हस्त दोहन, फुल हैंड मेथड कहते हैं। क्लियर हुआ? यदि वो अंगूठा विधि की बात करेगा तो अंगूठे, नकलिंग मेथड की बात करेगा तो थन को अंगूठे और 4 उंगलियों के बीच, तो थन को अंगूठे और 4 उंगलियों के बीच यदि दूध दोहन का कार्य किया जाएगा तो नकलिंग मेथड, अंगूठे व प्रथम 2 उंगलियों के बीच दूध दोहन का कार्य किया जाएगा तो स्ट्रिपिंग मेथड, और हथेली और 4 उंगलियों के बीच दूध दोहन का कार्य किया जाएगा तो उसे हम फुल हैंड मेथड के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ यहां पे कॉन्सेप्ट? ओके। यदि डेफिनेशन से क्वेश्चन है कि होता क्या है, एक्चुअल में क्या है, जल्दबाजी में यहां पे भी आंसर गलत हो जाता है ना। तो फर्स्ट हम बात करेंगे नकलिंग मेथड। नकलिंग में क्या है, थन को अंगूठे एवं 4 उंगलियों के बीच दबाकर दूध दोहन का कार्य किया जाता है, उसे कहते हैं नकलिंग मेथड। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार करेंगे, एग्जाम में पूछा गया है कि दूध दोहन की वह कौन सी विधि है जो अवैज्ञानिक व अत्यधिक कष्टदायक विधि है। दूध दोहन की वह कौन सी विधि है जो अवैज्ञानिक विधि है, तब भी आप आंसर करेंगे क्या, नकलिंग मेथड। देन दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है कि दूध दोहन, गौवंशी पशुओं में दूध दोहन की वह कौन सी विधि है जिसमें थनों में विकृति उत्पन्न हो जाता है या फिर पशुओं को अत्यधिक कष्ट होता है, तब भी उस टाइप के क्वेश्चन पे या फिर उस सिचुएशन पे आंसर किसको करेंगे, नकलिंग मेथड को। यहां पर 2 ही क्वेश्चन दिखाई देगा, थनों को अंगूठे एवं 4 उंगलियों के बीच दबाकर दूध दोहन का कार्य करना नकलिंग मेथड कहलाता है। वह कौन सा विधि है जो अवैज्ञानिक व अत्यधिक कष्टदायक विधि है, तब भी आंसर क्या करेंगे, नकलिंग मेथड को ही आपको आंसर करना है। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों स्ट्रिपिंग मेथड, चुटकी विधि। मैंने बताया चुटकी सब समझते हैं, अंगूठे व प्रथम 2 उंगलियों के बीच थनों को दबाकर दूध दोहन का कार्य करना चुटकी या स्ट्रिपिंग मेथड कहलाता है। तो देखते हैं यहां पे क्वेश्चन दिखाई देता है, यह छोटे थनों वाले पशुओं के लिए उपयुक्त है। स्ट्रिपिंग मेथड में क्या होता है, जब पशु के जो गौवंशी पशुओं के टिट्स जो थन है, यदि वो छोटे थन है तो वहां पे स्ट्रिपिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि बड़े थन वाले की बात करेंगे तो बड़े थन वाले पशुओं में कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, फुल हैंड मेथड। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि छोटे थन वाले पशुओं के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है, तो उस सिचुएशन में फुल हैंड आंसर ना करके क्या करेंगे, स्ट्रिपिंग मेथड को आप आंसर करेंगे। प्रथम ब्यात तथा बकरी के लिए दूध दोहन, ठीक है। यदि कोई भी गाय प्रथम बार बछड़े को जन्म देती है तो प्रथम बार बछड़े को जन्म देती है तो क्या होता है, उन पशुओं में थनों का जो आकार होता है वो छोटा होता है, ठीक है। पहले ही मैंने बोल दिया कि छोटे थनों वाले पशुओं के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगा, तो स्ट्रिपिंग मेथड। इसी कारण से जो गाय पहली बार बछड़े को जन्म देती है तो प्रथम ब्यात की अवस्था पर थनों का आकार छोटा होने की वजह से वहां पर भी स्ट्रिपिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। मैं लास्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गौवंशी पशुओं में अंतिम दूध निकालने के लिए, जैसे हम किसी भी गाय से दूध दोहन का कार्य कर रहे हैं, गौवंशी पशु से तो दूध दोहन का कार्य कर रहे हैं, तो अंतिम, तो लास्ट मिल्किंग के लिए क्या करते हैं हम, वहां पे फुल हैंड मेथड का यूज ना करके हम स्ट्रिपिंग चुटकी विधि का प्रयोग करते हैं। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी गौवंशी पशुओं में लास्ट मिल्किंग के लिए, अंतिम दूध निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तब उस सिचुएशन पे आंसर करेंगे क्या, स्ट्रिपिंग मेथड। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। देन लास्ट वन, पूर्ण हस्त विधि, फुल हैंड मेथड। फुल हैंड, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन और आता है, इसे फिस्टिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। कौन से मेथड के नाम से जाना जाता है, फिस्टिंग। पूर्ण हस्त विधि को फिस्टिंग विधि भी कहते हैं। क्या होता है मैंने आपको बता दिया, थन को हथेली एवं 4 उंगलियों के बीच दबाकर दूध दोहन का कार्य किया जाता है, उसे हम कहते हैं पूर्ण हस्त विधि। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएटी में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है, दूध दोहन की वैज्ञानिक विधि कौन सा है, तब भी आंसर करेंगे पूर्ण हस्त विधि। दूसरा, गौवंशी पशुओं में दूध दोहन की सबसे सर्वोत्तम, एक्सीलेंट, बेस्ट मेथड कौन सा है, तब भी आंसर करेंगे फुल हैंड मेथड। ओके, द लास्ट, यदि हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे
तो इस विधि का प्रयोग छोटे थनों वाले पशुओं में अनुपयुक्त होता है। क्या होता है, छोटे थन वाले में फुल हैंड, यदि टिट्स का साइज छोटा है, थनों का आकार छोटा है, तो वहां पे हम फुल हैंड मेथड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे थनों वाले पशुओं में फुल हैंड मेथड के द्वारा दूध दोहन का कार्य नहीं किया जा सकता। इस बात को भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। यदि हैंड मेथड की बात करेंगे, हस्त विधि की बात करेंगे, तो हस्त विधि में एक आदमी की बात करेगा, वन मैन, एक आदमी कितने गौवंशी पशुओं का दूध दोहन का कार्य कर सकता है? तो 8 से 10 गाय का दोहन का कार्य कर सकता है। ठीक है, 8 से 10 गाय का मिल्किंग किया जा सकता है। यदि मशीन की बात करेंगे, एक मशीन की बात करेंगे, तो एक मशीन के द्वारा लगभग 25 से 30 गायों का दोहन कार्य किया जा सकता है। कितने गायों का? 25 से 30। इस बात को भी याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? तो ये रहा हैंड मेथड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मशीन विधि के बारे में। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, हैंड मेथड, हस्त विधि के बाद अब मैं डिस्कस करूंगा मशीन विधि के बारे में। मशीन विधि के द्वारा कैसे दूध दोहन का कार्य किया जाता है। ठीक है, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यदि मशीन मेथड की बात करेंगे, तो मशीन मेथड का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? ये क्वेश्चन देखा गया, एमसीक्यू पे भी दिखाई देता है। तो मशीन मेथड का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? इंग्लैंड। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मशीन विधि के द्वारा गौवंशी पशुओं में दूध दोहन कार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा? तो आंसर क्या करेंगे? इंग्लैंड। द नेक्स्ट वन, यह विधि भारत में प्रचलित नहीं है। हमारे देश की बात करेंगे तो हमारे देश में ज्यादातर हैंड मेथड, हस्त विधि का ही प्रयोग किया जाता है। यदि पशुओं की संख्या अधिक है, बड़े बड़े डेयरी फार्म में मशीन विधि का प्रयोग किया जाता है, वो बात अलग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मशीन मेथड में क्या करते हैं, दूध को वैक्यूम पंप से बाहर निकाला जाता है। वैक्यूम पंप के माध्यम से दूध को क्या करते हैं? बाहर निकाला जाता है। यदि दूसरा हम बात करेंगे, मशीन का जो स्पंदन है, जिस मशीन के द्वारा जो स्पंदन जो होता है, तो मशीन का जो स्पंदन होता है 50 से 55 प्रति मिनट। यह पॉइंट आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है कि मशीन का स्पंदन कितना होता है, वाइब्रेशन, तो याद रखिएगा 50 से 55 प्रति मिनट। यदि प्रेशर की बात करेंगे, जिस मशीन का प्रयोग हम दूध दोहन के लिए, मिल्किंग के लिए करते हैं, उसका जो दबाव होता है 5 से 8 इंच प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगाएंगे। एक इसमें जो डिसीज लगता है, रोग लगता है, उसको बोलते हैं थनैला रोग। ठीक, मशीन विधि का यदि आपसे एग्जाम में पूछें कि दूध दोहन का वह कौन सा विधि है जिसमें थनैला रोग होने का भय रहता है या फिर थनैला रोग होने की संभावनाएं रहती है, तो आंसर क्या लगाएंगे? मशीन विधि। क्या होता है थनैला रोग? मैस्टिटिस डिसीज के बारे में, डिसीज के बारे में अलग से मैं आप यूनिट में आपको पढ़ाऊंगा। तो थनैला रोग में क्या होता है, दूध का जो पीएच वैल्यू है वो बढ़ जाता है, और पीएच मान बढ़ जाने की वजह से दूध कैसे प्रकृति का हो जाता है? क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट अभी आप याद रखना कि दूध दोहन की वह कौन सी विधि है जिसमें थनैला रोग होने की संभावना या भय रहता है, तो आंसर लगाएंगे क्या? मशीन मेथड। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मशीन मेथड में, मशीन विधि में एक मशीन से 25 से 30 गायों का दोहन किया जा सकता है, बट बुक में लिखा हुआ है कि एक यूनिट मशीन का यूज करके 15 से 17 गायों का दोहन का कार्य कर सकता है, और 2 यूनिट मशीन का प्रयोग करके 25 से 30 गायों का दोहन आसानी से किया जा सकता है। क्लियर हुआ? यहां पे यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि हस्त विधि में कितने गायों का दोहन किया जा सकता है, तो एक मिल्कमैन, एक ग्वाला 8 से 10 गायों का दोहन का कार्य कर सकता है। और मशीन विधि की बात करेंगे तो वहां पे डायरेक्ट यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो 25 से 30 गायों का आसानी से दोहन किया जा सकता है। क्लियर हुआ यहां पे? ओके, तो ये रहा मेथड ऑफ मिल्किंग। नोट पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल यहां पे प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम पे पूछा जाता है, हार्मोन से रिलेटेड। इसको अलग से सिस्टम पे पढ़ाऊंगा मैं, बट यहां पे डायरेक्ट याद रखिएगा 4 हार्मोन्स की बात करेंगे, कोई ना कोई एक इस साल भी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी 2024 पे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, दुग्ध उत्पादन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए
दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट हार्मोन्स कौन सा है, मतलब वह कौन सा हार्मोन्स है जो दुग्ध उत्पादन की प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर देंगे क्या, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की बात करेंगे तो प्रोलैक्टिन। ओके, यदि लैक्टेशन की बात करेंगे वह कौन सा हार्मोन्स है जो दुग्ध काल को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वहां पे आंसर लगाएंगे क्या, थायरॉक्सिन। ओके, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की बात करेंगे तो प्रोलैक्टिन, दुग्ध काल को बढ़ाने की बात करेंगे तो थायरॉक्सिन। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी साल पीएटी 2023 में पूछा गया था कि दुग्ध उतारने वाला हार्मोन्स कौन सा है, मिल्क लेट डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स कौन सा है, उस सिचुएशन पे आंसर लगाएंगे क्या, ऑक्सीटोसिन। ओके, ठीक, दुग्ध उतारने वाला हार्मोन्स कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। और ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सीक्रेशन कितने मिनट तक होता है, 5 से 7 मिनट तक। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सीक्रेशन कितने समय तक होता है, तो 5 से 7 मिनट। इसी कारण से पीएटी एग्जाम में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौवंशी पशुओं में दूध दोहन का उपयुक्त समय क्या होता है, मतलब दूध दोहन का कार्य कितने समय तक करना चाहिए या फिर किया जाता है, तब भी आप आंसर करेंगे 5 से 7 मिनट। देन दूध उतरने से रोकने वाला हार्मोन, डिस्टर्बेंस हार्मोन्स भी कह सकते हैं, तो दूध उतरने से रोकता है। जैसे देखना कभी कभी हम गाय को मार देते हैं, फिर उनके बछड़े को मार देते हैं, तो वहां पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सीक्रेशन रुक जाता है। वहीं पे एड्रेनल हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, जिस वजह से वहां पे दूध उतरना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, 4 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुग्ध उत्पादन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन, दुग्ध का लैक्टेशन को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है थायरॉक्सिन, देन दुग्ध उतारने वाला जो हार्मोन्स होता है उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन, देन दुग्ध उतरने से रोकने वाला डिस्टर्बेंस हार्मोन्स की बात करेंगे तो एड्रेनल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद रखिएगा, यहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, दूध में जीवाणुओं की संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट मेथड ऑफ मिल्किंग में इतना ही डिस्कस करेंगे। दूध में जीवाणुओं की संख्या, जीवाणुओं की संख्या, ठीक, 1 ml। तो इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, यह भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं। जो सबसे अच्छा दूध होता है, सबसे अच्छा दूध होता है, सबसे अच्छा दूध, फिर दूसरे कैटेगरी पे रहेगा अच्छा दूध, ठीक, वेरी गुड, गुड। तीसरे नंबर पे सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक, संतोषजनक। फिर लास्ट पे रखा जाता है 4th नंबर पे खराब दूध, ठीक। एग्जाम में पूछा जाए कि जो सबसे अच्छा जो दूध होता है उसमें जीवाणुओं की संख्या कितना होता है, तो सबसे अच्छा दूध में जीवाणुओं की संख्या होता है 2 लाख से कम। सबसे अच्छा दूध में जीवाणुओं की संख्या कितना होता है, 2 लाख से कम। अच्छा, जीवाणु की बात करें तो ऐसा देखा भी गया है कि दूध में जीवाणुओं की संख्या का पता लगाने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है, तो उस परीक्षण को कहते हैं स्ट्रिप कप परीक्षण। क्या कहते हैं, स्ट्रिप कप परीक्षण के माध्यम से जीवाणुओं की संख्या का पता लगाया जाता है। जैसे मिल्किंग करते हैं तो जैसे शुरुआती अवस्था में जो दूध निकलता है, जैसे कोई भी मिल्कमैन है, ग्वाला है, वो दूध दोहन का कार्य करता है, तो स्टार्टिंग में जो दूध निकलता है थनों से, उसमें वसा की प्रतिशत मात्रा कम होता है और जीवाणुओं की संख्या क्या होता है, अधिक होता है। यदि जीवाणुओं की संख्या दूध में ज्यादा है तो वो सही नहीं है, इसी कारण शुरुआत के 2 से 3 धार को जमीन पे गिरा दिया जाता है। ओके, वो अलग बात है, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ मिल्किंग, दूध दोहन के सिद्धांत पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा दूध में जीवाणुओं की संख्या होता है 2 लाख से कम, अच्छा दूध में जीवाणुओं की संख्या होता है 2 से 10 लाख, याद रखिएगा। और संतोषजनक जो दूध होता है उसमें जीवाणुओं की संख्या होता है 10 से 50 लाख, और सबसे खराब जो दूध होता है उसमें जीवाणुओं की संख्या होता है 50 लाख से अधिक, 50 लाख से अधिक, याद रखिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 लाख से कम होगा तो सबसे अच्छा दूध, 2 से 10 लाख होगा जीवाणुओं की संख्या तो अच्छा दूध, 10 से 50 लाख होगा तो संतोषजनक, यदि 50 लाख से अधिक जीवाणुओं की संख्या होगा उसे खराब दूध की श्रेणी पे, कैटेगरी पे रखा जाता है। ओके,
तो ये रहा मेथड्स ऑफ मिल्किंग, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से आपके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।